की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 3 क्लास 10 एनआरबी बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो कि उर्दू के बच्चों का है। ठीक है, आज हम जानेंगे पाठ 9 के बारे में। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग, जो कि एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? छोटा नाटक, छोटा चित्र जो होता है चित्रांकन स्टेज पे, जो किनका है? वंशीधर श्रीवास्तव जी का। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे पहले वंशीधर जी का परिचय यानी लेखक परिचय, उसके बाद पाठ परिचय कि अशोक का शस्त्र त्याग में क्या बातें हैं, इस एकांकी में ये जो पाठ में आया है उससे क्या संदेश प्राप्त होता है, और यह कौन सी, अशोक तो एक ऐतिहासिक नाम है, राजा है, तो कौन सी ऐतिहासिक बात हमें बताई गई है। उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले लेखक परिचय। वंशीधर श्रीवास्तव, जो कि जो इनका है, इनका कोई विशेष जो परिचय है प्रमाणिक रूप से प्राप्त नहीं हो पाया। जितना परिचय इनका प्राप्त हुआ मैं लेके आई हूँ। वंशीधर श्रीवास्तव जी का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा लखीमपुर खीरी के ऑयल स्थान में प्राप्त हुई। इन्होंने ऑयल स्थान से प्राप्त की और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला सभी में अपना अध्यापन कार्य यानी कि हर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इन सभी भाषाओं में उन्होंने गहरी शिक्षा प्राप्त की। इनको उपाधि मिली अपने लेखन, अपने साहित्य को लेकर हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से विशारद एवं साहित्य रत्न की। ठीक है, इनकी जो भाषा अभी मैंने बताई, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, यानी इन सभी में उन्होंने साहित्य में रचना की और हिंदी में भी इनका एक प्रमुख योगदान है। इनका निधन 45 वर्ष की अल्पायु में हो गया और अपने बाजार से घर आने के क्रम में स्कूटर से इनका एक्सीडेंट हो गया और स्कूटर दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना ही परिचय इनका प्राप्त हुआ जो मैंने आपको दिया। अब चलिए हम चलते हैं पाठ परिचय अशोक का शस्त्र त्याग में। एकांकी के माध्यम से हम देखें उस प्रश्न अभ्यास को। चलिए अब पाठ परिचय में अशोक का शस्त्र त्याग। तो यह हमने आपको बताया कि यह वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी है और यह अहिंसा के पक्ष में है। ठीक है, और हमारे वंशीधर श्रीवास्तव जी भी जो थे वह मानवता के हित के रचनाकार थे और अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। तो इस पाठ के माध्यम से वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें दे जाते हैं कि अहिंसा से अगर शांति से कोई काम बनता है तो सर्वप्रथम हमें यही प्रयास करना चाहिए कि अहिंसा से, शांति से काम कर लिया जाए। ठीक है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की यह शिक्षा देता है यह पाठ हमें। इस लिहाज से पाठ की जो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उल्लेखनीय भी है। और इस एकांकी में अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन और जो प्रभावमयता है यानी जो प्रवाह है, जो बात कहने के लिए यह एकांकी बनी हुई है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से अपने भाव को कहती है और अपने आप में विशिष्ट है। इसमें 3 दृश्य हैं, मैं आपको शॉर्टकट में परिचय दे दूं। इसमें 3 दृश्य हैं जिसमें इस एकांकी को समाहित किया गया है, उस घटनाक्रम को समाहित किया गया। एकांकी क्या होता है? नाटक का छोटा अंश, ठीक है, जो कि एक किसी महत्वपूर्ण घटना का विवरण करते हुए दिखाया जाता है और जिसमें संवाद होते हैं, पात्र होते हैं जो अपने संवाद के माध्यम से इसे सशक्त बनाते हैं। तो यह जो एकांकी है इसका घटनाक्रम है कलिंग का युद्ध। ठीक है, जो सम्राट अशोक और महाराज कलिंग के बीच चला था और यह जो एकांकी है इसमें कलिंग के महाराज की जो राजकुमारी थी पद्मा, उसका चित्रण इसमें प्रमुखता से आया है और पद्मा के कारण ही क्या कहते हैं, सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग किया था और कभी भी शस्त्र ना उठाने की कसम खाई थी। तो इसी घटनाक्रम का जिक्र इसमें है।
तो पहले दृश्य में इसमें दिखाया गया है कि 4 साल से अशोक स्वतः मन में विचार कर रहे हैं। पहले दृश्य में यह दिखाया गया है कि शाम हो चुकी है, सैनिक अपने शिविर में हैं और महाराज जो सम्राट अशोक हैं खुद में सोच रहे हैं कि 4 साल से युद्ध हो रहा है लेकिन आज तक नहीं जीता जा सका। कितने लाखों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और हम सफल हुए या असफल हुए। यानी कि उनके अंदर ये जो काट मार हो रही थी उसके प्रति कहीं ना कहीं उनके मन में यह कष्ट था कि इतना दिन होने के बाद भी एक विजय के लिए ऐसा हो रहा है और यह उचित नहीं है और फिर भी हम सफल नहीं हुए हैं। उस समय द्वारपाल का आगमन होता है। द्वारपाल उन्हें संदेश देता है कि कलिंग महाराज की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये खुश होते हैं कि चलो जो युद्ध 4 साल से चला आ रहा था अब यह समाप्त हो जाएगा। अब अगली सुबह, वो शाम का समय था, सुबह इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। तो दूसरे दृश्य में फिर उसी का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। दूसरे दृश्य में प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, खुद सेना की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सेनापति भी उनके साथ है। सामने कलिंग का दुर्ग है जो कि अभी भी बंद है, यानी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो इन्हें आश्चर्य होता है कि महाराज भी वहाँ के मारे गए, कलिंग के महाराज की मृत्यु हो गई, सेनापति को भी उन्होंने बंदी बना लिया, तो फिर भी यह दुर्ग नहीं खुला है, उसका दरवाज़ा नहीं खुला है। आखिर क्या कारण है? ये लोग आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चलो जाकर उन्हें यह देखा जाए और आत्मसमर्पण करवाकर उस पर विजय पताका लहराई जाए। यानी मगध, वो मगध के सम्राट थे, मगध की विजय पताका लहराई जाए। नहीं, लेकिन सहसा उनके सामने दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर स्त्रियों से सजा हुआ, यानी शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना वहाँ पर उन्हें दिखाई पड़ती है और उनके मतलब कि नेतृत्व करने में एक क्या कहते हैं, जो वीरांगना है, जो सैनिक भेष में और पुरुष भेष में है, उनके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। जो कौन होती हैं? कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा होती हैं। तो पद्मा उन्हें ललकारती हैं युद्ध करने के लिए कि जिसने मेरे पिता को मारा मैं उसका बदला लूँगी, मैं उस हत्यारे का बदला लूँगी और जब तक हम लोग हैं आप कलिंग पर विजय पताका नहीं लहरा सकते। तो यहाँ पर अशोक का स्त्रियों पर शस्त्र उठाना यह उनके नीति के विरुद्ध था। उन्होंने तुरंत शस्त्र का त्याग कर दिया और पद्मा से कहा कि ठीक है, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। ऐसा कहकर वह सर झुका लेते हैं, खुद भी शस्त्र फेंक देते हैं और अपने सैनिकों से भी शस्त्र फेंकने का कहते हैं कि हम स्त्रियों पे अस्त्र नहीं उठा सकते हैं। और पहले घटना में उन्हें यह एहसास भी हो गया था कि ये जो इतना मार काट हो रहा है यह उचित नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सम्राट अशोक के मन में युद्ध के प्रति थोड़ी सी घृणा आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, आत्मसमर्पित कर देते हैं और हथियार भी फेंक देते हैं। तो फिर पद्मा उन्हें कहती है ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं। तो वह चुप होकर क्या कहते हैं, वो लौट जाती है अपने क्या कहते हैं दुर्ग के अंदर, अपने किले के अंदर। और जो सम्राट अशोक हैं जीवन में हमेशा के लिए कभी भी शस्त्र ना उठाने का कसम खाते हैं। और फिर एकांकी में तीसरा दृश्य आता है कि वो अशोक और उनके सारे सैनिक पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और बौद्ध भिक्षु से वह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, प्रेम करुणा ही और सदाव्रत रहना ही मेरा धर्म होगा। और वो लोग सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक जीवित रहूँगा प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाऊँगा। और इसी क्रम में बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि, ऐसा कहते हुए वह प्रतिज्ञा लेते हैं अपने सैनिकों के साथ। और इसी के साथ यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस पाठ के माध्यम से अहिंसा का, शांति का एक बहुत ही बड़ा संदेश हमें प्राप्त होता है। ठीक है,
तो बहुत ही सुंदर वर्णन और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे जो संवाद थे उनका संगठन किया गया था, जो अपने आप में अनुपम है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। तो पहले आप इनको फिर से इस एकांकी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से क्या होगा कि पंक्तिबद्ध आपको सारी बातें आपके मन में बैठ जाएंगी, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह से प्रश्न पूछे तो आपको वह बातें स्मरण में हो। अब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है, आपको गंभीरता से कोई भी विषय वस्तु को पढ़ना है और उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले। पहला प्रश्न है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? हमने पाठ में, आप जब पाठ को पढ़ेंगे, अब मैंने भी इशारा किया कि पद्मा के ललकारने पर भी पिता की मृत्यु के बाद वह गुस्से में खुद सजकर एक सेनापति के रूप में, सेना के रूप में वह सम्राट अशोक के सामने आती हैं अपने अन्य स्त्रियों की सेना के साथ और उन्हें ललकारती हैं। लेकिन ये अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्त्रियों पे शस्त्र उठाना उनकी नीति के खिलाफ था, उनकी मानवता के खिलाफ था। इसीलिए उसके ललकारने पर भी वह युद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? नहीं, पद्मा भी जो थी, जो कलिंग महाराज की पुत्री थी, राजकुमारी थी, वह एक वीरांगना थी, वीर पुत्री थी। और वीरों का ये बहुत बड़ी बात होती है कि सर कट जाए लेकिन अपनी नीति नहीं छोड़ते हैं। नहीं, कायरता उन्हें शोभा नहीं देती। और अशोक के मतलब समर्पण करने पर, सर झुका देने पर पद्मा उसे एक क्षण में ही उसे मारकर अपने पिता का बदला ले सकती थी, लेकिन वह कायर नहीं थी, वह युद्ध करना जानती थी। और जो कलिंग के महाराज थे वह एकदम से युद्ध कौशल में निपुण थे और बहुत बड़े वीर थे, तो उनकी वह पुत्री थी और कायर नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और एक अच्छा अवसर पाना यहाँ पर यह इंगित करता है कि हम किसी भी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें, सही तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वह बदला लेने आई थी अपने पिता की मृत्यु का, लेकिन आत्मसमर्पण करने पर उसने कायरता नहीं दिखाई। युद्ध करके अगर वह अशोक को हराती या खुद हार जाती तो यह उनके लिए गौरव की बात होती, और यह सामने से किसी का सिर काट लेना यह नीति नहीं कहती थी, यह उनके लिए कायरता थी। इसीलिए अच्छा अवसर पाने पर भी उन्होंने अशोक को जीवित छोड़ दिया। वह एक वीर पुत्री थी, वीरांगना थी। ठीक है, तीसरा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इसका क्या मतलब होगा? मैं बुद्ध के शरण में जाऊंगा, मैं धर्म के शरण में जाऊंगा और संघ यानी शासन के शरण में जाऊंगा। ठीक है, यही इसका हिंदी अर्थ था। पाठ से आगे, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। नहीं, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब कलिंग महाराज की मृत्यु हो गई तो राजकुमारी पद्मा खुद सेना बनकर, और स्त्रियां जो बच गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उन्हें वह उत्साहवर्धन करती है। यह एक वीरांगना, वीर की पहचान होती है। नहीं, और सम्राट अशोक द्वारा जो बात कही गई कि नहीं, मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठा सकता, लीजिए आप अपना बदला ले लीजिए, मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। तो दोनों के द्वारा कही गई बात एक वीर पुरुष और एक वीर स्त्री की पहचान है, जो दोनों में अपने आप में क्या है, प्रभावशाली है। पद्मा भी अपने जगह पर एक वीर स्त्री का प्रारूप प्रस्तुत करती है हमारे सामने, और सम्राट अशोक भी एक नीतिवद, एक वीर पुरुष हैं, और यहाँ पर उनकी जो नीति है कि स्त्रियों पर नहीं, वो बहुत मतलब एक क्षण में वो
उन्हें ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने अपनी नीति का पालन किया। तो दोनों अपने आप में प्रभावशाली हैं। ठीक है, इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो आप इसको पढ़ के सारांश के रूप में एक साधारण कहानी जो घटनाक्रम है, स्टेप बाय स्टेप क्रम अनुसार आप इसे कहानी बनाकर लिख सकते हैं। तीसरा है, अगर आप पद्मा की जगह होते तो क्या करते, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। नहीं तो यह आपके लिए बात है कि ऐसा अगर आप क्या करते, अगर पद्मा की जगह होते तो क्या करते, अशोक का सिर कलम करते या क्या करते, आपको उत्तर देना है अपनी बुद्धि से। चौथा, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। कुछ नहीं होता। यहाँ पर इतनी बड़ी सेना थी अशोक की, और क्या कहते हैं, वह जहाँ पर पद्मा की स्त्रियों की सेना थी वह क्षण भर में समाप्त हो जाती। नहीं, और एक क्या कहते वीर गति को वो प्राप्त करती पद्मा, इतिहास में उसका नाम होता है। लेकिन यहाँ पर अशोक ने अपने बुद्धि विवेक से इसका रूप ही परिवर्तित कर दिया, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। पांचवा है, अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखिए। नहीं, अस्त्र जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, और क्या कहते हैं उसको, अस्त्र का प्रयोग लोग मतलब कि व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करते हैं, व्यक्तिगत के लिए यूज़ होता है। और शस्त्र जो होता है वो बड़ा होता है, और क्या कहते हैं उसको चलाने की कुछ टेक्निक्स होते हैं, और ये बड़े बड़े युद्धों में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। छठा, युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। युद्ध से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं होता है। नहीं, अगर किसी से हम युद्ध करते हैं, आप बहुत सारे युद्ध का वर्णन सुने होंगे, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, महाभारत की कहानी आप जानते हैं तो उसमें भी देखा होगा, रामायण में जो रावण और राम जी का युद्ध हुआ, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है जो समाज में प्रचलित है, वो भी देखा होगा। अभी यूक्रेन का युद्ध आपने देखा, उसमें आपने क्या देखा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब युद्ध होता है तो सिर्फ हानि होती है कहीं से, यानी आर्थिक हानि, पैसे की हानि, आदमी की हानि, हर तरह से हानि ही हानि होती है। तो इसको बताते हुए आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है। व्याकरण, नीचे दिए गए वाक्य दिए गए हैं, नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई, मगध की विजय हुई है, मगध की विजय हुई है, यह प्रश्नवाचक है। मगध की विजय हुई है, नॉर्मल बात है, नहीं, पूर्ण विराम, पूर्ण बात हो गई। मगध की विजय हुई है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी आश्चर्य प्रकट करना। उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्यों को लिखिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आपका IQ टेस्ट किया जा रहा है कि एक ही वाक्य है, 3 रूप में आया है, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि, यानी आश्चर्य प्रकट करने के लिए। आप भी किसी ऐसे वाक्य का चयन करिए जिसमें कि तीनों बातें शामिल हो। ठीक है। दूसरा, वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। ठीक है। अब शस्त्र हम जानते हैं हथियार होता है, और शास्त्र जो क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं विषय, मतलब किताब है। शास्त्र क्या होता है, महत्वपूर्ण हमारा किताब है जो हमें नीतिबद्ध बातें बताता है। तो वाक्य में प्रयोग करना है कि अशोक ने बड़े बड़े शस्त्र चलाए हैं। ठीक। शास्त्र हमें एक अच्छा इंसान बनने की सलाह देता है। शास्त्र हमें एक अच्छा इंसान बनाने की सलाह देता है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। कुछ गतिविधि है, इस एकांकी के कुछ संवाद जोशीले आवाज़ में कहे गए हैं और कुछ नरम आवाज़ में। ऐसे 2-2 संवादों को लिखिए और अभिनीत कीजिए। यहाँ पर हमने देखा कि शुरू में जो ललकारने वाली बात है, पद्मा की ललकारने वाली बात है, वह जोशीले आवाज़ में कही गई है, और बाद में जो सम्राट अशोक का रुख है पद्मा के प्रति, वह बिल्कुल नरम आवाज़ में कही गई है। तो इन संवादों को आपको लिखना है और अभिनय करना है कि इस घटनाक्रम को आप कैसे अभिनीत कर सकते हैं, नहीं, यानी आप कैसे बोल सकते हैं।
ठीक है। दूसरा, किसी उत्सव के मौके पर इस एकांकी का मंचन करिए। ये बहुत ही सुंदर एकांकी है और जिससे बहुत ही अच्छा संदेश भी प्राप्त होता है, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी मौके पे इसको कर। तो ये पाठ परिचय और प्रश्न अभ्यास दोनों खत्म हुआ। तो अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं उपस्थित होंगी। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपकी सहायक बनी होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।